जी बच्चों, डेटा इंटीग्रिटी के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है डेटा वैलिडेशन और एक आता है डेटा वेरिफिकेशन आता है। ठीक है, वैलिडेशन के अंदर क्या आता है, इसमें डेटा वैलिड है या नहीं, डेटा ठीक है या नहीं, डेटा करेक्ट है या नहीं, उस डेटा के ऊपर सर्टेन टाइप के चेक्स अप्लाई किए जाते हैं। कुछ उनके ऊपर कुछ फॉर्मूलाज, कुछ चेक अप्लाई किए जाते हैं टू मेक श्योर द डेटा दैट इज एंटर्ड इज करेक्ट या रॉन्ग। एरर डेटा के अंदर है या एरर नहीं है। जैसे मैंने कहा था, ये फॉर्म फिलिंग के अंदर डेटाबेसेस के अंदर, डेटाबेसेस की सर्टेन स्पेसेस के अंदर ये वाले कुछ चेक्स अप्लाई किए जाते हैं सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या डेटा आपका एक्यूरेट है, करेक्ट है, अप टू डेट है, कंसिस्टेंट है, एरर फ्री है, या वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अब कोई सर्टेन रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे हमने कहा था, उन तमाम रूल्स के लिए हम लोगों ने कुछ चेक्स अप्लाई किए थे, वो थे टाइप ऑफ चेक्स। ठीक है, जिनमें से लेंथ चेक था, जिसमें से रेंज चेक था, जिसमें से फॉर्मेट चेक था, जिसमें से टाइप चेक था, जिसमें यूनिकनेस चेक था, जिसमें एग्जिस्टेंस चेक था, जिसमें प्रेजेंस चेक था, जिसमें बताए चेक डिजिट भी था, और इस तरह से और भी बताया ना, मुख्तलिफ नाम थे। जैसे उन नामों को अगर मैं पेन डाउन करें तो एक था टाइप चेक, ऐसा ही है। टाइप चेक क्या करता था, डेटा टाइप चेक करता था आपके डेटा की, ये जो आप डेटा एंटर करते हैं उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ होते हैं इंग्लिश के सेंटेंस की सूरत में लिखे जा सकते हैं, कुछ ओनली वन कैरेक्टर अलाउड होता है, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज अलाउड होती हैं, कुछ डेसिमल वैल्यूज अलाउड होती हैं, कुछ जस्ट हाँ या ना में जो जवाब होते हैं, ओनली टू ऑप्शंस, यानी कि ट्रू या फॉल्स, यस या नो, इस तरह के वैल्यूज होती हैं। हर एक की एक डिफरेंट टाइप है डेटा की। ठीक है, तो क्या उस टाइप को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी जगह आपने अगर एक टाइप एंटर करनी थी, करेंसी एंटर करनी है, और करेंसी में आपको डेसिमल्स फॉलो करने होते हैं, तो उसको न्यूमेरिक या रियल वैल्यूज आपने एंटर करनी है, उसके अंदर टेक्स्ट एंटर करना अलाउड नहीं होता उसमें। ठीक है, इसी तरह से रेंज चेक था। रेंज चेक की जो आप वैल्यूज एंटर कर रहे हैं वो एक गिवन नंबर ऑफ वैल्यूज के अंदर अंदर होनी चाहिए, एक रेंज को फॉलो करे वो। जैसे मार्क्स आप एंटर करते हैं तो मार्क्स की एक लोएस्ट वैल्यू 0, हाईएस्ट वैल्यू टोटल मार्क्स होते हैं। तो जो नंबर एंटर किए जा रहे हैं वो 0 हो मिनिमम, और जो मैक्सिमम हो वो एक टोटल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो सर्टेन स्पेसिस के ऊपर रेंज चेक भी अप्लाई की जाती है, सर्टेन वैल्यूज जो इनपुट की जाती है उस पर रेंज चेक भी अप्लाई की जाती है, जस्ट टू मेक श्योर डेटा इज इंटीग्रल, डेटा इज वैलिड। ठीक है, एक जगह पे एक से ज़्यादा चेक भी समटाइम अप्लाई करते हैं, एक जगह पे एक से ज़्यादा चेक भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस तरह से एक फॉर्मेट चेक आता है, जिस तरह डेट के अंदर हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं, टाइम एंटर करने में फॉर्मेट फॉलो करते हैं, या एक सर्टेन स्टूडेंट आईडी किसी जगह एंटर करनी है, पेशेंट आईडी एंटर करनी है आपने, तो पेशेंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा होगा। जैसे पेशेंट का स्टार्टिंग उसका डिपार्टमेंट लेट्स, उसके बाद उसके कोड्स आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट है तो उसका पहले उसका लेवल, फिर उसका क्लास, ठीक है, उसका सब्जेक्ट या उसकी जो भी ग्रुप है उसका, वो जैसे AS CS, AS मिसाल के तौर पे AS CS, AS PM प्री मेडिकल, AS प्री इंजीनियरिंग PE, AS PE, AS PM, AS CS, आगे 1 2 3 एंड एक्सेट्रा। ये एक सर्टेन फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो फॉर्मेट चेक्स भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के असूल हैं जिसमें हम डेटा को अलग कर सकते हैं। जैसे हम O लेवल्स में पढ़ते हैं ना कि एक चीज़ है, उसके फॉर्मेट को बताएं क्या वो फॉर्मेट ठीक है या ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इन सब चेक्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग हो रही होती है। हम प्रोग्रामिंग में जाके स्टडी भी कर लेंगे कि एक सर्टेन डेटा पे सारे चेक्स किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है लेंथ चेक। लेंथ चेक पासवर्ड्स पे अप्लाई की जाती है। ठीक है, कि मिनिमम इतने लेंथ, इतने कैरेक्टर्स का पासवर्ड तो आपने एंटर करना ही है। ठीक है, समझ आ रही बात है कि नहीं। इसी तरह से चेक फोन नंबर के ऊपर भी लेंथ चेक अप्लाई की जा सकती है कि द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू एंटर मस्ट बी 11, लेट्स से दैट। ठीक है, मस्ट बी 11 या मस्ट बी लेट्स से 10 होने चाहिए या 11 होने चाहिए। सही है, अगर 10 कैरेक्टर्स हैं तो उसमें स्टार्टिंग डिजिट 0 है, फिर CT कोड है, CT कोड के बाद फिर उसके पूरा फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह से पासवर्ड्स की वजह से मैंने कहा पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, तो आप उसके ऊपर लेंथ चेक भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर प्रेजेंस चेक का मैंने बताया कि प्रेजेंस चेक क्या करता है। प्रेजेंस चेक क्या करता है, प्रेजेंस चेक checks to make sure a field is not left empty when it should contain some data, जिस पे वो रेड कलर का स्टारिक से लगा होता है, which cannot be left blank। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ये आपके होते हैं प्रेजेंस चेक वाले। ठीक है, फॉर एग्जांपल
आप किसी भी जगह पे आप जब जाते हैं, कहीं पे यूज़र आईडी आपने एंटर करना हो, कहीं पे अपना नाम एंटर करना हो, कुछ चीज़ भी ऐसे एंटर करनी हो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पासपोर्ट नंबर हो सकता है आपका, जैसे आपका आईडी नंबर हो सकता है, एंड until you enter that thing you will not be allowed to go to the next step. You have to write the previous step and then you will be allowed to go to the next step. ठीक है। फिर एग्जिस्टेंस चेक होता है, जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं क्या वो डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो does the value that is entered is existing in the database of all those values या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस चेक, आप एक स्टूडेंट आईडी एंटर करते हैं, क्या वो आपकी एकेडमी का ही स्टूडेंट है या नहीं है वो। तो अगर वो एक बच्चा हमारी एकेडमी का स्टूडेंट हुआ तो हमारे डेटाबेस में मौजूद होगा। अदरवाइज हम एक सर्च ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती तो हम कहेंगे सर्च नॉट फाउंड या आइटम नॉट फाउंड वाला उस पर एल्गोरिथम लग जाता है। ठीक है ये बात कि नहीं। जैसे मैंने कल कहा था कि हम किसी भी फाइल को ढूंढ रहे होते हैं, किसी डेटा को हम ढूंढते हैं, तो मैं जब ढूंढता हूँ ना, मेरे पास बहुत सारी फाइल्स होती है, पीछे किधर बैठ जाएं, पीछे किधर बैठे उधर ही। जब हम एक फाइल को सर्च करते हैं तो फाइल को सर्च करते हुए क्या होता है कि नॉर्मली ना मैं भूल जाता हूँ कि किस फोल्डर में हमने रखी है, तो मैं डायरेक्टली माई कंप्यूटर पे जाता हूँ जहाँ पे सारी मेरी डिस्क ड्राइव्स मौजूद होती हैं, उसमें सर्च में जाके ना वो फाइल का नाम लिख देता हूँ, या कोई भी ऐसा कीवर्ड जो मुझे याद होता है उस फाइल से अटैच्ड होगा, वो जिधर मर्जी पड़ा हो, मुझे लिस्ट ऑफ ऑल दोज कीवर्ड्स के साथ मैच करने वाली जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी मुझे ला के दे देता है। अगर मैं पूरी फाइल का नाम ठीक तरह से लिखूंगा तो वो एक्जैक्टली वही फाइल आ जाएगी, बता देगा फाइल एक्सटेंशन क्या, उसमें मैं क्लिक करूंगा वो सारी चीज़ मेरे पास आ जाएगी, फाइल एक्सटेंशन का भी मुझे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस चेक है, क्या वो चीज़ जिसको आप ढूंढ रहे हैं इज इट एग्जिस्टिंग इन द करंट डेटाबेस और नॉट। ठीक है, फिर आता है लिमिट्स चेक। लिमिट चेक्स ओनली लिमिट्स के ऊपर चेक करता है ये, जिस तरह की लिमिट चेक रेंज चेक एक ही चीज़ है। इनफैक्ट रेंज चेक लिमिट चेक एक ही चीज़ है, जिस तरह यहाँ एक ही इसमें कोई मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया। रेंज चेक और सिर्फ एक सर्टेन वैल्यूज़ तक की जो वैल्यूज़ होती है वो अलाउड होती है। जैसे एज हो गई, नेगेटिव एज अलाउड नहीं की जाएगी, वो भी एक कह लें कि इनकरेक्ट वैल्यू, वो भी रेंज उसमें आ जाती है, लिमिट में आ जाती है। जी, लेंथ के अंदर जो लेंथ होता है ना, मिसाल के तौर पे ओनली गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर अलाउड। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर की मैंने मिसाल दी थी कि रेंज में मार्क्स की एंट्री की बात की जा रही होती है, जितने मर्जी मार्क्स हैं आपके, लेकिन वो मार्क्स 0 और 100 के बीच में होने चाहिए। अब जिस तरह फ़ोन नंबर है ना, फ़ोन नंबर है, उसमें कैरेक्टर्स की काउंटिंग होती है, लेंथ के अंदर कैरेक्टर काउंट चल रहा होता है, लेंथ के अंदर कैरेक्टर काउंट चलता है। जैसे एक नाम है आपका, ठीक है, एक नाम है, अब नाम को मिनिमम 2 कैरेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर लेंथ चेक अप्लाई होगा, उस पर रेंज चेक नहीं अप्लाई होगा। क्लियर हो रही है। इसी तरह जैसे आप नाम एंटर करते हैं, लेट्स से ए नाम एंटर कर दिया या 2 कैरेक्टर नेम एंटर कर दिया, तो उसका ऊपर लेंथ चेक लगाएं और बताएं ये सही नहीं है ये। सिमिलरली मैंने कहा ना पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, उस पर भी लेंथ चेक लग सकता है। अब पासवर्ड पे रेंज चेक नहीं लगेगा, रेंज न्यूमेरिक वैल्यूज पे लग रहा होता है। जिस तरह फोन नंबर है, फोन नंबर पे लेंथ भी लग सकता है, रेंज भी। रेंज अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेंथ अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फोन नंबर तो बहुत ऊपर जब जाएंगे एंड तक तो वो तो 999999 की कहानी आ जाएगी, तो उसके ऊपर वो चेक अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेहतर क्या है कि सिर्फ क्या चीज़ देखी जाए, उसका सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर लिए जाए कि उतने कैरेक्टर्स अलाउड है, उतने कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। तो ये फ़र्क है रेंज और लेंथ के अंदर। समझ आ रही बात ही कि नहीं। इसी तरह से जो एज है आपकी, एज नेगेटिव एंटर नहीं की जा सकती, तो वो भी एक रॉन्ग वैल्यू है। फिर इसी तरह से कंसिस्टेंसी चेक होता है, चेक्स वेदर द डेटा इन 2 फील्ड्स मैच अप करेक्टली। कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं, जो वैल्यूज आपने एंटर की हैं क्या वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, इसको भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं क्योंकि ये। फिर आता है यूनिकनेस चेक। यूनिकनेस चेक क्या चीज चेक करता है कि जो डेटा आप एंटर करें वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इट मस्ट नॉट मैच विद द ऑलरेडी एंटर्ड वैल्यूज एंड इट इज ओनली अप्लाइड इन केस व्हेन यू आर एंटरिंग सम कीवर्ड्स, की फील्ड या प्राइमरी की आप जब जनरेट कर रहे होते हैं, तो तब यूनिकनेस चेक उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। बिकॉज प्राइमरी की किसको बोलते हैं, डेटाबेस में हर उस वैल्यू को जो पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यानी डेटाबेस के अंदर आपकी सारी वैल्यूज लिखी हुई, दूसरी सारी वैल्यूज लिखी हुई, योर नेम कैन बी कॉमन, योर एज कैन बी सेम, योर आर यू गेटिंग माय पॉइंट, योर जेंडर कैन बी सेम, बट इफ आई गिव यू एन आईडी इट कैन नॉट बी सेम। So ID must be a value, it must be different with all other values in a database. There must be one value that should be unique value, which will be used to identify you in the whole database.
मिसाल के तौर पे पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, सिर्फ क्या चीज मैच नहीं करती? दो चीजें, एक आपका आईडी नंबर, दूसरा आपका पासपोर्ट नंबर, ये मैच नहीं करता। ठीक है, सो इन दोनों को क्या चीज बनाया जा सकता है? इनको आपकी प्राइमरी की डेवलप की जा सकती है, प्राइमरी की बोला जा सकता है इनको। समझ आ रही है? तो अब कोई भी अगर यूजर किसी और को कोई न्यू प्राइमरी की, नया बच्चा पैदा होता है, उसको असाइन किया जाता है ना, तो इट मस्ट बी यूनिक की। मतलब वो कंप्यूटर एक ऐसी की जनरेट करके दे जो पहले कभी किसी को नहीं दिया हो, जो कभी पहले किसी को नहीं दिया हो। इसी तरह गाड़ियों के जो नंबर होते हैं ये भी सारे कैसे होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो द डेटा दैट एंटर्ड मस्ट नॉट बी गिवन टू एनी अदर डेटा, इट ओनली गोज फॉर व्हाट? ये सिर्फ किसके लिए जाता है? ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए जाता है जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं। और डेटाबेस के सेक्शन में मैं इसको प्राइमरी की बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको? प्राइमरी की बोलूंगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? इसी तरह से और बहुत सारी कीज होती हैं, जिस तरह से मैंने कहा आपका आईडी नंबर और पासपोर्ट नंबर दोनों प्राइमरी की बन सकती हैं, दोनों प्राइमरी की बन सकती हैं। लेकिन एक जनरल बात है, पासपोर्ट हर एक बंदे का नहीं बना होता, आईडी तो हर बंदे का बना होता है। तो आईडी मस्ट बी, आईडी इज अ, दोनों कैंडिडेट्स बन सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं? कैंडिडेट्स हो सकते हैं टू बिकम द प्राइमरी की, बट ओनली वन विल बी चोजन एज द प्राइमरी की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? आईडी नंबर, जैसे हम पाकिस्तानी है ना, तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या है कि CNIC नंबर जो सा आपका है वो आपका प्राइमरी की हैसियत रख सकता है। पासपोर्ट भी रख सकता था, बट एक बात की जाती है कि वो यार वो तो हर बंदे ने नहीं बनाया होता ना, तो वो नहीं बन सकता वो। क्लियर हो रही है मेरी बात? किसी भी डेटाबेस के अंदर जब दोनों, उस डेटाबेस में CNIC भी शामिल है, वन ऑफ द फील्ड, और वन ऑफ द फील्ड इज पासपोर्ट नंबर एज वेल। दोनों अगर एक टेबल में दोनों चीजें आ रही हैं, सबके पास आ रही है, सारों की यूनिक है, दोनों के अंदर ऐसी सलाहियत है कि जो प्राइमरी की बन सकती हैं। बोथ विल बी नोन एज कैंडिडेट कीज। क्या बोला जाएगा? कैंडिडेट कीज। लेकिन जिसको आप चूज कर लेंगे ना टू कॉल और टू डिक्लेयर इट एज अ प्राइमरी की फॉर योर टेबल, फॉर योर डेटाबेस, it will be known as primary, the other will be known as secondary, then other will be known as secondary। एक प्राइमरी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? both were initially candidates but then later on only one was chosen as primary key, and in a database you declare a field as yes you are the primary key, so that check उसके ऊपर अप्लाई किया जाए। next time if any data is being entered, everything could be same but the primary key should always be unique, it should always be unique, it shouldn't match। similarly MAC address goes for primary key वाली चीज। समझ आ रही बात है कि नहीं? सेकेंडरी की फास्ट इंडेक्सिंग के लिए काम होता है। बिगर डेटाबेसेस आप उसके अंदर सेकेंडरी की का इस्तेमाल करके क्विक सर्चिंग आप कर सकते हैं। जैसे नादरा के डेटाबेस में आप आईडी नंबर आप एंटर करते हैं, उसके साथ अगर एक और चीज भी क्विक इंडेक्सिंग कर लेती है, वो जल्दी चीज ढूंढ लेती है आपके डेटाबेस के अंदर। डबल जंप्स लग जाते हैं, बहुत से रिकॉर्ड्स स्किप हो जाते हैं ढूंढने के लिए, क्योंकि अब आपको सर्च क्राइटेरिया एक नहीं है, डबल क्राइटेरिया हो जाता है। तो जहां पे कोइंसाइड करती है, जहां पे इंटरसेक्ट करती है उनकी वैल्यू, वो वाली चीजें सामने उसी वक्त सामने आ जाती है। यानी नॉट अ सिंगल बट अ डबल सर्चिंग इज अप्लाइड। जहां पे दोनों वैल्यूज करेक्ट होती हैं तब जाके आपको वो चीज दिखाई जाती है। तो कुछ बड़े डेटाबेसेस में प्राइमरी की भी इस्तेमाल होती है, सेकेंडरी की भी इस्तेमाल होती है, जस्ट फॉर फास्टर इंडेक्सिंग। फास्टर इंडेक्सिंग यानी कि वो उसमें डबल आपको उसमें कह लें कि एक तो प्राइमरी की ऊपर से लेकर नीचे तक चेक की जाती है, फिर सेकेंडरी की भी चेक की जाती है। तो सेकेंडरी की इफ इट इज फॉलोइंग सर्टेन फॉर्मेट, तो कुछ रिकॉर्ड्स को स्किप करके डायरेक्टली जंप करके दूसरा रिकॉर्ड ढूंढा जा सकता है। जैसे हम लोग नहीं करते, आपका नाम जो भी है, मिसाल के तौर पे आपका नाम है माइकल, तो अगर मैं फोन बुक में ढूंढूंगा तो मैं जब एम लिखूंगा तो वो ए वाले सारे रिकॉर्ड्स को स्किप करके डायरेक्टली एम की तरफ चला जाएगा। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? तो इस तरह से ना वो इंडेक्सिंग में काम आती है सर्चिंग के अंदर, कि वो सीरियल सर्च नहीं करता, वो डायरेक्ट सर्च करता है, उसके बाद सीरियली ढूंढता है चीजों को। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? फिर उसके बाद एक और मैंने कहा था कंसिस्टेंसी चेक। या कंसिस्टेंसी चेक के अंदर क्या होता है कि अगर मल्टीपल फील्ड्स के अंदर जो डेटा, फील्ड्स किसको बोलते हैं, वो जो हॉरिजॉन्टली डिफरेंट वैल्यूज चल रही होती हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपका नाम है मिस्टर शायान, पूरा नाम शायान उल हक। उल हक कौन है? सेकंड नेम है। शायान क्या है? फर्स्ट नेम है। तो डेटाबेस में किसी भी जगह अगर आपका शायान आ रहा है, किसी भी जगह फर्स्ट नेम होगा, तो हम ये चीज अगर देखें कि एक जगह शायान लिखा हुआ है, दूसरी जगह शायान उल हक लिखा हुआ है, तो ये डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी मेक श्योर करने के लिए इफ वन टाइम योर फर्स्ट नेम इज गिवन एज शायान, देन एवरी टाइम योर फर्स्ट नेम शुड बी शायान। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स in databases if the data is not being checked based upon consistency check rules।
मेरी बात समझ आ रही? हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा इज देयर? योर CAIE रिजल्ट, योर पासपोर्ट, योर ID, आर यू गेटिंग माय, योर वीजा इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। अगर ये सारी चीजों में से कोई भी चीज मैच नहीं ना करती, फॉर एग्जाम्पल यू माइट नॉट गेट अ वीजा फॉर सर्टेन कंट्रीज बिकॉज योर नेम इज नॉट मैचिंग। इवन इफ द फर्स्ट नेम शायान उल लिख दें और सेकंड नेम में हक लिख दें और किसी और जगह आपने शायान लिखा हुआ और उल हक कहीं और लिखा हुआ है, तो वो भी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो कंप्यूटर में जब ये दोनों वैल्यूज जाती है ना, तो वो टाइप वो कहता है कंसिस्टेंट एरर, कंसिस्टेंसी एरर, डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, तो मशीन प्रेडिक्ट करती है कि इट कुड बी समवन एल्स। दैट इज व्हाई कोई स्टूडेंट इस तरह से या कोई बंदा इस तरह से करता है कि नाम उसका तब्दील हो जाए, तो वो क्या होता है, खराबी होती है। इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि नामों की जो सीक्वेंस है कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनका नाम है मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मोहम्मद ताहा, ताहा के आगे क्या है, रहमान, मोहम्मद ताहा रहमान एक जगह रजिस्टर करवा दिया, दूसरी जगह ताहा रहमान रजिस्टर करवा दिया। आपके CNIC के जरिए आपको ढूंढते हैं तो एक जगह मोहम्मद ताहा रहमान नजर आता है और एक जगह जस्ट ताहा रहमान नजर आता है। वेरी बिग प्रॉब्लम कॉज हो जाती है इसमें कि हु इज ताहा रहमान और हु इज मोहम्मद ताहा रहमान, वैल्यूज आर डिफरेंट। एक जगह रजिस्टर्ड पोर्टल पे आपका नाम कुछ और है, दूसरी जगह नाम कुछ और है, तो योर नेम मस्ट बी व्हाट, कंसिस्टेंट। ठीक है, you never use your nicknames and etc like this. Even if you are using Mr in one of the things, everywhere it should be checked as Mr, not as Miss. ठीक है, it is unconsistent data या inconsistent data. ठीक है, consistency check इसको बोलते हैं। बात नहीं समझ आई तो बताओ, आगे ये समझ। Then there comes another thing, डेटा रीडिंग के अंदर क्या चीजें होती हैं, डेटा को रीड करने में क्या चीजें आती हैं। अच्छा, चेक डिजिट जो सा है वो हम इसमें नहीं रखेंगे, वो वेरिफिकेशन में मैं रखूंगा। वैलिडेशन के अंदर जितनी बातें बता दी यही बातें, जिस तरह एग्जिस्टेंस, टाइप, लिमिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, लिमिट चेक में ये भी अप्लाई हो सकता है कि जो वैल्यूज बेस्ड अपॉन योर ओन एक्सपीरियंस, लिमिट्स कहाँ पे, एक होती है रेंज, रेंज अप्लाई होती है मार्क्स के ऊपर, लिमिट्स कहाँ पे अप्लाई होती है, आपकी अकल के मुताबिक। इट कुड वेरी बेस्ड अपॉन योर ओन एक्सपीरियंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल एज की मैंने बात की थी, ठीक, इफ यू आर राइटिंग अ डेटाबेस तो उसमें एज एंटर करनी है अपने स्टूडेंट की मिसाल, लेट्स मेक अ डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, तो व्हाट कुड बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एज ऑफ अ स्टूडेंट व्हिच कैन गेट एनरोलमेंट इन अ स्कूल? 3। सो इट इज अ लिमिट लगा दी किस पे, 3 पे। समझ आ रही है? ये अब आपकी लिमिट है कि 3 से पहले हम विल नॉट अलाउ अ स्टूडेंट टू गेट एंटर्ड इन अ स्कूल, ही मस्ट बी पुट इन सम डे केयर समथिंग, इट्स नॉट पार्ट ऑफ अ स्कूल। और मैक्सिमम एज क्या आप अलाउ कर सकते हैं स्कूल के अंदर, अगर वो O लेवल्स तक का स्कूल है? 17 और 18, इट इज बेस्ड अपॉन यू। सिमिलरली अब ये मुख्तलिफ डेटाबेस के हिसाब से लिमिट्स क्या कर सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट की बात बताई तो ये, अब हॉस्पिटल बना रहे हैं तो हॉस्पिटल की रेंज क्या होगी, फिर इनिशियल लिमिट क्या होगी एज की, 0, न्यूबॉर्न 0, और जो नेगेटिव में नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। ठीक है, कि पैदाइश से पहले अस्पताल मुमकिन नहीं है ना। सिमिलरली अपर एज क्या होगी उसकी, नो, अनलिमिटेड नहीं होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। कोई ऐसा द ओल्डेस्ट पर्सन अलाइव ऑन अर्थ, उससे थोड़ी ज्यादा रख लें, लाइक 125, 130 अगर कोई है तो यू कैन कीप एन एज लिमिट ऑफ लाइक 130 बेस्ड अपॉन योर ओन वैल्यूज, जो कि टेबल में गिवन है। लाइक 120 का कोई बंदा जिंदा है पूरी दुनिया के अंदर एंड लेट्स से कि वो एक हॉस्पिटल के डेटाबेस में एंटर होता है, उसका नाम लिखते हैं, तो एज मस्ट बी व्हाट, हाईएस्ट एज दैट कुड बी एक्सेप्टेड इज 120, 130। इसीलिए ना ये चेक अप्लाई की जाते हैं, प्रोग्रामर ये चेक अप्लाई करता है। इसी वजह से सम टाइम कभी आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो कि जब डेटाबेस में एंट्री की जाती है ऐसे लोगों की, तो देयर कम्स अ प्रॉब्लम व्हाइल एंटरिंग सच डेटा। वजह क्या, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? इसी तरह से जो एज वाले होते हैं, जो दुनिया में सबसे लंबे लंबे जो लोग होते हैं, बहुत कम है ना, कितने कम होंगे, 4, 5, 6, 7, 10 होंगे, एक कंट्री में तो नहीं होंगे, वो पता नहीं किस किस कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। तो अगर किसी डेटाबेस में एज के ऊपर, हाइट के ऊपर भी वो लगाई हुई है ना, क्या बोलते हैं, लिमिट लगाई हुई है, तो वो उस हर जगह पे डेटाबेसेस में उनके लिए क्या मसला बन रहा होता है, वो कंप्यूटर्स उनकी वैल्यूज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल वाली बात आ जाती है। बात समझिए कि नहीं, इतनी हाइट पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? तो ऐसी सिचुएशंस में एक्सेप्शंस क्रिएट की जाती हैं फिर। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में क्या की जाती है, एक्सेप्शंस क्रिएट की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अब एक बंदा है, बच्चा है, हाइट उसकी एंटर करनी है, तो एक बच्चे की हाइट, पैदाइशी हाइट कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, लेट्स से स्टार्टिंग विद द लेंथ ऑफ योर पाम,
है 10 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पे उतने उसका बच्चा हो सकता है जो होता है ना प्री मेच्योर बर्थ होती है, वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से फिर वो जो बड़े होते हैं उनमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स रह जाती हैं सबसे। और एज ही एंटर करनी है, हॉस्पिटल के डेटाबेस की बात करते हैं, अगर सॉरी हाइट एंटर करनी है तो हाइट कितनी हो सकती है 1.8 मीटर्स, 1.9 मीटर्स, 2 मीटर्स। फुटों में एंटर करनी है मिसाल के तौर पे तो फुट में आप जाएंगे तो आप 6.5 फुट, वेरी एबनॉर्मल हाइट है, बहुत एबनॉर्मल हाइट है 6.5 फुट। 7 पे ले जाएंगे ना उसको, 7 पे ले जाएंगे। लेकिन इफ यू आर मेकिंग ए न्यू डेटाबेस जिसमें बंदा ही 8-8.5 फुट का आ रहा है तो कंप्यूटर ऐसी वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता नहीं भाई वैल्यूज आर रॉन्ग। तो ऐसा बहुत दफा मेरे साथ भी हुआ, मतलब मेरे साथ खुद नहीं हुआ, मैंने देखा है ऐसे कि कोई एक नेचर से हट के कोई वैल्यूज एंटर की जाती हैं तो कंप्यूटर कहता है नहीं मैंने नहीं एक्सेप्ट करना है इसको, उसके लिए फिर एक स्पेशल अप्रूवल्स चाहिए होती हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो इसी तरह से कुछ बहुत सारे डेटाबेसेस में स्पेशल अप्रूवल्स की भी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। उसके लिए उस बंदे को लाइन से हटा के फिर स्पेशल ऑफिसर्स आके उसको एक्नॉलेज करता है एंड देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर, या उसको एक अथॉरिटी दी जाती है कि वो सिर्फ ये काम कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझ आ रही? लिमिट समझ आया? लिमिट इज डिफरेंट एंड रेंज इज डिफरेंट। रेंज इज अ डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज, गिवन होता है ये कि मार्क्स हैं इतने हैं, इससे आगे पीछे आपने नहीं जाना है। आई होप यहां तक आपको मेरी बात ही समझ आ रही होगी। आ रही है समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? रेंज क्या होता है? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में रहना। अब आते हैं जरा वेरिफिकेशन की तरफ। अब ये जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। वेरिफिकेशन में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं? दो, एक है डेटा ट्रांसफर और एक है डेटा एंट्री। वेरिफिकेशन में एक है ड्यूरिंग डेटा एंट्री और एक है एक कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर। अब डेटा एंट्री और ट्रांसफर में ये फर्क है। ट्रांसफर मतलब कम्युनिकेशन से ताल्लुक रखता है। डेटा एंट्री के वक्त कौन कौन सा वाला होगा? डबल एंट्री। डबल एंट्री 2 दफा एंटर करना ताकि मेक श्योर हो जाए, जैसे समटाइम यू एंटर ईमेल फॉर 2 टाइम्स, ईमेल 2 दफा एंटर करते हैं ना। मेक श्योर पासवर्ड 2 दफा एंटर करते हैं। इफ यू आर चेंजिंग अ पासवर्ड, अगर वो मैच करें तो यू आर अलाउड टू कीप अ न्यू पासवर्ड, अदरवाइज हो गया टाइप मिसमैच एरर या पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है। अक्सर औकात सीआईए का फॉर्म होता है तो आपको कुछ चीजें 2 दफा एंटर करनी पड़ती हैं ताकि मेक श्योर किया जाए। फिर एक विजुअल चेक होता है। एक दफा डेटा आप सारा एंटर कर लेते हैं, देन when you go to the next step they just tell you या show you the whole form. If you need to change it you have to just click on the particular module और उसमें एडिटिंग करना आपको अलाउड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वीजा फिलिंग आप कर रहे होते हैं, ऑनलाइन वीजा फिल करते हैं तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद एट द एंड एक पूरा दिखाया जाता है कि डू यू नीड टू एडिट इट और जस्ट सेव एंड अपलोड। क्या ख्याल है? सेव एंड अपलोड वाली कहानी फिर आके आती है। नहीं समझ आई मेरी बात? आ गई है? सो डेटा एंट्री हो गया। फिर एक होता है इसके अंदर डबल एंट्री, समझ आया? Every data is entered twice just to make sure that the two data they are consistent यानी मैच कर रहे हैं। एक होता है विजुअल चेक। विजुअल चेक क्या? आफ्टर एंटरिंग द डेटा the whole data is displayed on the screen just for the verification. If anything is needs to be updated or changed then it could be changed, otherwise proceed to the next step। ठीक है, समझ आ रही है बात की कि नहीं? ये डेटा एंटर करते हुए चेक होते हैं। डबल एंट्री भी समझ आ गया, डेटा ट्वाइस एंटर किया जाता है और ताकि मेक श्योर किया जाए डेटा ठीक है। विजुअल चेक, ओरिजिनल के साथ आप कंपेयर करते हैं वैल्यूज एंटर करके और मेक श्योर करते हैं कि दोनों वैल्यूज क्या है आपस में ठीक है। ये हो गया। फिर आता है चेक डिजिट का। अब चेक डिजिट भी डेटा एंटर करते हुए आ रहा है। अब चेक डिजिट क्या है? चेकसम ट्रांसमिट करते हुए है, चेक डिजिट टाइप करते हुए है, एंटर करते हुए है। जैसे अच्छा टाइप करना या स्कैन करना एक ही चीज है। जैसे आप सुपरमार्केट के पास जाते हैं, सुपरमार्केट से कोई चीज खरीदते हैं और उसमें से जब कैश काउंटर पे जाते हैं तो कैश काउंटर पे उसके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एक कीपैड होता है जिसके जरिए वो टाइप करके आपके वो जो प्रोडक्ट का बारकोड है वो एंटर कर सकता है, या तो वो स्कैन करके कर सकता है। स्कैनिंग थोड़ी सी क्विकर होती है, टाइपिंग थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है। टाइपिंग थोड़ी सी
टाइम कंज्यूमिंग। अगर उसने डेटा एंटर किया टाइप करते हुए, एरर के चांसेस बहुत ज्यादा सारे हैं। एरर्स कौन कौन से हैं जो ये चेक डिजिट निकाल सकता है? 4 तरह की एरर्स हैं जो चेक डिजिट निकालता है। एक, अगर इनकरेक्ट डिजिट्स एंटर किए हों, ये भी निकाल लेगा। अगर आपने कम या ज्यादा डिजिट्स एंटर कर दिए हो तब भी ये निकाल लेगा। यानी कि अगर आपको अलाउड था मिसाल के तौर पे 5 डिजिट्स एंटर करना, तो आपने 4 कर दिए, या 6 डिजिट्स एंटर कर दिए, तो लेस डिजिट्स या एक्स्ट्रा डिजिट्स एंटर, तो ये वो भी निकाल लेता है। पहला मैंने क्या कहा? इनकरेक्ट डिजिट्स एंटर्ड, ये वाला एरर निकाल लेगा पहला। दूसरा और क्या निकालेगा? ये दूसरा क्या निकालेगा? लेस और एक्स्ट्रा डिजिट्स एंटर्ड, लेस और एक्स्ट्रा डिजिट्स एंटर्ड। ट्रांसपोजिशन एरर भी हो सकता है इसके अंदर। इनकरेक्ट डिजिट्स एंटर्ड, डिजिट्स का सीक्वेंस चेंज हो जाए। जैसे आज मैं ना एक सवाल करा रहा था बच्चों को जिसमें वैल्यूज पुटिंग करनी थी, तो एक पॉइंट था 5,0, और दूसरा पॉइंट था 0,5। अच्छा, 5,0 और 0,5 में एक पॉइंट बड़ा, अगर लीनियर इक्वेशन आपने बनानी है, ग्रेडियंट है मिसाल के तौर पे कितना 3, तो बड़ा एक आसान है लीनियर इक्वेशन बताना। लीनियर इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू 3x प्लस ये वाला 5 यहां पे आ जाएगा, बिकॉज ये वाला पॉइंट ही किसका है? ये y इंटरसेप्ट की कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब एग्जामिनर ने क्या किया? उसने पॉइंट कौन सा दे दिया? ये वाला दे दिया। पॉइंट कौन सा दे दिया? ये वाला दे दिया। समझ रहे मेरी बात के नहीं? इस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है, इस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है, तो उसका y इंटरसेप्ट 5 नहीं है, 0 भी नहीं है। फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। वो किसी एक रैंडम पॉइंट से गुजर रही है, उसका पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए यहां पे हमें c डालना पड़ेगा, और इसमें y की वैल्यू 0, 3 और 5 की x की जगह 5 प्लस c डालना पड़ेगा। यहां से ये 15 आएगा, उधर जाके -15 इक्वल टू c आएगा। तो ये एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें y इक्वल टू 3x माइनस 15 आएगा। जैसे अभी आपने भी रॉन्ग तस्वर कर लिया कि इसमें ये वाला पॉइंट हम इसका y इंटरसेप्ट होगा, तो दोनों में फर्क है। तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन सी होती है इंसान को कि 0,5 एंड 5,0 सेम दिखता है। सिमिलरली जब आप फोन नंबर एंटर कर रहे होते हैं, फोन नंबर एंटर करते हुए 0321 और 0312 आप डाल देते हैं, तो 0321 मिलाना था किसी को, लेकिन जल्दी जल्दी में क्या हो गया? 12 हो गया। इसी तरह से टाइप करते हुए भी समटाइम हम स्पेलिंग, जो आगे वाला ई होता है वो पीछे आ जाता है, और पीछे वाला सी होता है वो आगे आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन एरर, कि ये वाला कैरेक्टर उधर लिख दिया जाए और वो वाला कैरेक्टर इधर लिख दिया जाए। तो चेक डिजिट इस तरह के एरर्स भी निकाल सकता है। तो इसको बोलते हैं क्या चीज? ट्रांसपोजिशन एरर भी निकाल सकता है। ये क्लियर होगी मेरे? तीसरा, चौथा है फोनेटिक एरर। फोनेटिक एरर मतलब व्हाट इज योर एज? आप इसको यू लिखना शुरू कर दें, और मैंने आपको बोला है कि आप कैसे लिखें? ऐसे लिखें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि नहीं? ये अंग्रेजी है और ये किसमें है? न्यूमेरिक है। इन दोनों का मिसमैच होना फोनेटिक एरर कहलाता है। यू राइट दिस इंस्टेड ऑफ दिस, इस एरर को क्या बोलते हैं? फोनेटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, फोनेटिक इज फोनोलॉजी, या ये इंग्लिश की उस ब्रांच से रिलेट करता है कि हाउ टू प्रोनाउंस समथिंग, हाउ टू राइट समथिंग। ठीक है, स्पेलिंग्स के साथ ताल्लुक रखता है। फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, ये इंग्लिश की ब्रांचेस हैं। कैरेक्टर चेक्स भी होते हैं उसके, वो तो वैलिडिटी में आता है, वो कि कैरेक्टर चेक कौन से कैरेक्टर्स आप अलाउ कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, वो डिफरेंट। ये तो डेटा एंटर करते हुए है ना, ये वेरिफिकेशन के अंदर आता है ये सारा। ठीक है जी। अब चेक डिजिट निकालते किस तरह से? ये एक एडिशनल डिजिट होता है जो आपके तमाम डिजिट्स के साथ ऐड किया जाता है, शामिल किया जाता है, और ये निकलता कहां से? गिवन डिजिट्स में से ही निकलता है। अब इसको सुन लें, आपके पास सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपके पास एक गिवन कोड होगा, वो कोड जितने मर्जी डिजिट्स का हो। अब कुछ लोग कहते हैं ISBN 13 के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। किताबें जो इंटरनेशनल बनाई जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं, उनको एक नंबर अलॉट किया जाता है। ठीक है, ताकि उन नंबर्स को इंटरनेट पे एंटर करके उसके बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं वो जानी जा सके। ठीक है, या सेल परचेज की जा सके, या उसको स्कैन किए जा सके लाइब्रेरीज के अंदर एक्सेट्रा। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? अब किया क्या जाता है? अब वो कोड समटाइम अगर मशीन स्कैन कर रही है उसमें भी समटाइम वेरी लेस बट
वंस इन 1000 एरर आ सकता है, और अगर इंसान टाइप करता तो आई गेस एवरी 3 और 4 टाइम्स वो एरर ही करेगा टाइप करते हुए, ठीक है। इंसान की एंट्री के वक्त कुछ ना कुछ ज्यादा चांसेस होते हैं एरर करने के, ठीक है ना। कमे तो वजह रखो, प्ले ग्रुप के वाली क्लास में डाल दूं, रंग भरते रहना फिर ड्राइंगे बना के। चेक डिजिट क्या होता है? मैंने कहा कि ये 13 डिजिट्स के ऊपर भी अप्लाई, ISBN एक 13 डिजिट कोड होता है, ठीक है, और इसी तरह से कोई भी डिजिट कोड होगा उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकेगा। ये क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? एज आई टोल्ड यू, ये व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स में इस्तेमाल होता है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, ये बारकोड्स के अंदर इस्तेमाल होता है ये, ठीक है बात कि नहीं? अब होता क्या है, अब ये कोड है, उस कोड के अंदर एक जगह खाली हम छोड़ देते हैं जो ये डिजिट्स के लिए होंगे, चेक डिजिट के लिए होगा, और ये चेक डिजिट निकलेगा कहाँ से? रिमेनिंग जितने भी डिजिट्स हैं वहां से ये निकलेगा ये। अब इसके एल्गोरिदम्स चेंज होते जाते हैं। इसके एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? दे कीप ऑन चेंजिंग। वन ऑफ द एल्गोरिदम इज मॉड्यूलो 11। वन ऑफ द एल्गोरिदम इज मॉड्यूलो 11। मॉड्यूलो 11 कंप्यूटर का लफ्ज है, मॉड्यूलस कंप्यूटर का लफ्ज है, मॉड कंप्यूटर का लफ्ज है, शॉर्ट करे जा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। जिस तरह आप डिवाइड करते हैं, whenever you divide, the calculator always gives you the answer of the quotient. You know what the quotient is? जो ऊपर लिखा होता है डिवाइड करने में, ठीक है। जब आप डिवाइड करते हैं एक नंबर को, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे z लिखा हुआ है, यहाँ पे whatever, और यहाँ पे लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? क्वोशंट। ये क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिवाइजर। ये क्या है? रिमाइंडर है, ठीक है। इसका आंसर किससे आता है? डिवीजन से आता है। ये आंसर कब किधर से आता है? मॉड से आता है। बात समझ आ रही है? कंप्यूटर में ऑप्शंस हैं हमारे पास मॉड्यूलस निकालने की भी। तो हम क्या करते हैं, जब मॉड्यूलो 11 इस्तेमाल करते हैं तो मॉड्यूलो 11 स्टैंड्स फॉर डिवाइडिंग ए नंबर विद 11 एंड जस्ट नोटिंग डाउन व्हाट द रिमाइंडर। सिर्फ रिमाइंडर नोट करना। क्लियर है? कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है मॉड्यूलस वाला, रिमाइंडर्स निकालने वाला। क्योंकि आप मिसाल के तौर पर एक नंबर्स कि दुनिया के अंदर इवन ऑड की सेग्रीगेशन ही किस बेस पे होती है? डिवाइड बाय 2 मॉड की बेस पे होता है। 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया तो वो ऑड नंबर था, रिमाइंडर 0 आ गया तो वो इवन नंबर था। इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूलसेस हम लोग अप्लाई करते हैं, मॉड्स अप्लाई करते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं? वो मैथ्स के अंदर मॉड डिफरेंट चीज है। मॉड्यूलस मैथ्स के वेक्टर्स के टॉपिक में क्या होता है? मैग्नीट्यूड को बोलते हैं। रिमेंबर, मॉड किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड को बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, आप अंडर रूट x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर निकालते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक और लफ्ज है मैथ्स की दुनिया में, मॉड्यूलस। कंप्यूटर की डिक्शनरी डिफरेंट है, हर सब्जेक्ट की डिक्शनरी डिफरेंट होती है, ये याद रखें। समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं? एवरी साइंस सब्जेक्ट इज अ लैंग्वेज, इट्स इज अ लैंग्वेज। इसी तरह से जैसे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं और कुछ वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग कैरी कर रहे होते हैं। हमारी कंप्यूटर साइंस की भी लैंग्वेज के अंदर मॉड्यूलस का मतलब क्या है? मैं फिर तुम इधर उधर चले जाते हो, नहीं सुन रहे उस तरह से जिस तरह सुनना चाहिए। शर्मिंदा ना हो, बस तवज्जो मेरी तरफ दो, ठीक है? ठीक है ना? हाँ चलो अच्छी बात है। महद, एकदम पे झटका क्यों आया आपको? तो बस कुछ तो है ना, मुझे तो नहीं पता दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा हूँ इनफैक्ट, ठीक है? तवज्जो रखनी है। पहली क्लास में ये हाल है, अभी तो आगे और भी चलेगी। वो उसको नींद आए तो चलो बनती है, वो सुबह 12 बजे से आए हैं, अभी क्या टाइम हो रहा है, लेट हो गया। अच्छा चलो अभी बताओ मुझे, तुम्हारी नींद में उड़ाता हूँ जरा, नींद उड़ा। नहीं मॉड्यूलस निकालते कैसे ये समझाएं। चेक डिजिट में कोई याद है ओ लेवल्स में कैसे निकाला था? जिस तरह भी याद है थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। डिजिट्स होते हैं, खामोश, भूल जाते हैं आप लोग तो बहुत जल्दी यार, अभी तो बस कुछ महीनों पहले की बात है। चले मैं दोबारा बता देता हूं, सुने। चेक डिजिट में क्या होता है, हर डिजिट को उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। गिवन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स दिया जाता है आपको, ठीक है? पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन चलता जाएगा। हर डिजिट को उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, अच्छा प्लेस वैल्यू, सॉरी नो प्लेस वैल्यू, पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा।
हर डिजिट को उसकी अपनी पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। पोजीशन नंबर यानी कि वो पहला डिजिट था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था एंड सो ऑन, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं आखिर में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उन सबको क्या कर लें, प्लस कर लें। फिलहाल 11 ही देखें, मॉड्यूलो 11 की ही बात करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हर डिजिट को उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1, फिर देन 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। जितने भी डिजिट्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आखिर में सबको क्या कर दिया, प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया। वंस यू एडेड ऑल द प्रोडक्ट्स, एंड में क्या हुआ, सम आ गया। उसका सम को किससे डिवाइड किया, 11 से। 11 से डिवाइड करके क्या निकाला, रिमाइंडर। रिमाइंडर वो चेक डिजिट नहीं है। अब रिमाइंडर जो भी आएगा 11 में से उस रिमाइंडर को क्या कर देना, माइनस कर देना। क्या कर देना, जो माइनस करके आंसर आएगा वो आपका चेक डिजिट होगा। क्लियर हुई, क्या होगा वो चेक डिजिट होगा। क्या होगा वो चेक डिजिट होगा। सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इट विल बी योर व्हाट, चेक डिजिट होगा आपका। क्लियर है मेरी बात कि नहीं। अच्छा, अब रिमाइंडर समटाइम चूंकि 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है एंड सो ऑन। अगर चेक डिजिट आपका 10 आ जाए ना, डबल डिजिट आ जाए, चेक डिजिट इज ऑलवेज 1 डिजिट। एंड यू नो, आप जब सुनना जरा, ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, इसमें मैं एडिशनल कुछ बात पढ़ाऊंगा। 11 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ जाता है, क्या से क्या आ सकता है, पहले तो ये बताएं। रिमाइंडर कुड बी फ्रॉम 0 से 10 तक आ सकता है। व्हेनेवर यू डिवाइड एनीथिंग, मैथमेटिक्स कहती है रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1 लेस देन दैट नंबर। 20 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 से 19 तक आएंगे। सिमिलरली इफ यू आर डिवाइडिंग सम नंबर विद 11, द एक्सपेक्टेड रिमाइंडर्स कुड बी फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, अगर 10 रिमाइंडर हुआ तो 11 minus 10, 1 विल बी योर चेक डिजिट। क्लियर हो रही है। 9 हुआ, इस तरह से करते करते चेक डिजिट 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपका रिमाइंडर क्या हो गया जी, आप सुन लें, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब आप मॉड्यूलस आप निकालते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस में जो भी रिमाइंडर आ गया आप 11 में से उस रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं। रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, इट कुड बी एनी नंबर। चलिए रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, 2 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आया, 11 minus 0 आंसर इज 11। रिमाइंडर 1 आ गया, सुनना जरा, सुनना और रखना, रिमाइंडर 1 आ गया, 11 minus 1 इज 10 आंसर आ गया। तो अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो 11 minus 2 इज 9, 9 आ गया चेक डिजिट, 10 आ गया चेक डिजिट, 11 आ गया आपका चेक डिजिट, जो रिमेनिंग माइनस करने के बाद रह रहे थे। अगर चेक डिजिट आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा है, वो तो अपनी जगह में लिखा जा सकता है, लेकिन 10 अगर चेक डिजिट आ गया तो वो नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो चेक डिजिट में 1 डिजिट होना चाहिए था। डबल आ रहे हैं इसमें, क्या आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं। तो डबल डिजिट्स अगर 10 आ जाए तो उसकी जगह हमेशा क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, उसकी जगह x लिखा जाता है, 10 नहीं लिखा जाता, बिकॉज 10 2 डिजिट्स की स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन x कितनी डिजिट्स की स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, 1 डिजिट को ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर हुई मेरी बात, सॉरी, हाँ, वो जो चेक डिजिट की जगह होगी ना, जहां पे आपने 1, 2, 3, 4, 5 डालना था, उसकी जगह अब x आ जाएगा। तो क्योंकि x तो स्टैंडर्ड है ना, पूरी दुनिया का x स्टैंडर्ड है कि x इज ऑलवेज टेकन एज 10। ठीक है, इट्स स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग, इसलिए बताया जाता है, टेक्स्ट में भी बताया जाता है, किताबों में भी लिखा जाता है कि मॉड्यूलो 11 एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर अगर रिमाइंडर या चेक डिजिट आपका 10 आ जाए तो उसके लिए x लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत रेयर दिखा मैंने, लेकिन 1-2 जगह देख लिया था। अगर 11 आ गया तो उसकी जगह, इट इज ऑल्सो वेरी रेयर कि आप डिवाइड या ऐसा नंबर करें कि परफेक्ट डिवाइड हो रहा होता नहीं है नॉर्मली। अगर हो जाए तो उसकी जगह y लिखा जाता है फिर। इट इज वेरी रेयर। ठीक हुई मेरी बात कि नहीं, बताएं सब बच्चे, ऑल गुड। अब इसी तरह से दूसरी बात आती है, इधर डेटा एंटर करते हुए दूसरी सिचुएशन आती है, वेरिफिकेशन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर। अब डेटा ट्रांसफर में थोड़ा जल्दी मैं करूंगा अब इसको। डेटा ट्रांसफर में कौन कौन सी आती हैं, एक आता है आपका चेकसम और एक आता है आपका पैरिटी चेक आता है। ठीक है, पैरिटी मुतहर, पैरिटी चेक। चेकसम के बारे में क्या जानते हो, बताएं क्या होता है, चेकसम निकालते कैसे, एनीवन, महद, अब्दुल्ला वसीम को आता है,
जितनी बिट्स होती हैं मतलब उसी मायूस किया तुमने, आना चाहिए था। लेट मी आस्क फॉर एनीवन एल्स। एमन कैसर, यू टेल मी हाउ टू फाइंड चेकसम। Very good. Binary numbers initially, all those binary bits are converted into denary. Next. Then, Abdullah continue करो। बच्चे सुभान आप कंटिन्यू करो। If the binary number is converted into denary, then divided by 256. Divided by 256. Then the remainder is the checksum. Remainder is the checksum. Why do we divide by 256? Because checksum is of 1 byte only. Checksum is of how much? 1 byte only. 1 byte can have 256 different combinations. First combination will be 0 and final combination will be 255. 255 क्योंकि 0 भी तो एक डिजिट काउंट कर रहे हैं ना, 1 से तो नहीं स्टार्ट होती कहानी, 0 से स्टार्ट होती है। तो when you will divide something with 256, the highest possible remainder will be 255. Yes, 255 can be expressed in 8 bits. 255 को कितनी बिट्स में लिखा जा सकता है? 8 बिट्स में लिखा जा सकता है। हाँ या ना? समझ आ रही है? बताएं सारे बच्चे, समझ आ रही है? इसलिए किसी भी डेनरी डिजिट को 256 से डिवाइड किया जाता है, उसका रिमाइंडर जो सा है इट विल बी या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो डॉट 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 मैक्सिमम 255। अब जब डेटा भेजते हैं तो वो जो रिमाइंडर था उसको भी आप क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करके along with the data you transmit it for the receiver. If there got any corruption in the data or in the you know क्या है checksum, तो receiver would recalculate the checksum from the received data. Receiver will recalculate the checksum from the received data. Using the same algorithm, he will convert the binary bits into denary and then divide it with 256. If the remainder that is recalculated and the one that is received, if both are same, it means the data is received correctly. अगर तो किसी एक चीज में भी करप्शन आती है तो रिमाइंडर्स मैच नहीं करेंगे. इफ द डेटा गॉट रिसीव्ड करेक्टली एंड द चेकसम के अंदर कोई प्रॉब्लम आया तो जो चेकसम में प्रॉब्लम आ गया था तो वो चेंज हो चुका है. डेटा चेंज नहीं हुआ तो रिसीवर ने रिकैलकुलेशन ठीक की है. बट सिंस द चेकसम्स आर नॉट मैचिंग, इट इज वन ऑफ द टेक्निक टू जस्ट नो दैट के देयर गॉट सम एरर इन द ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन और एरर वाज फाउंड इन अ ट्रांसमिशन चैनल. अब ट्रांसमिशन चैनल बेशक वायर्ड था या वायरलेस था, उसमें एरर था. ठीक है. देन अ रिक्वेस्ट इज मेड बाय द रिसीवर टू रीट्रांसमिट द डेटा. नकम्मे जाग जाओ, क्लास का बड़ा मसला है ये ADHD वाला. ADHD साइकोलॉजिकल इशू होता है ना, ये एकदम के अंदर खो जाना. ठीक है. मुझे फिर जब एक खो जाता है ना, मुझे गाना याद आ जाता है. महत तवज्जो रखो, ठीक है ना. वैसे हम लोगों ने ना एक मजाक बनाया हुआ है कि जी आजकल हर बच्चे का ही कंसंट्रेशन स्पैन वो इंस्टाग्राम की रील्स जैसा है 15 सेकंड का. सो लाइफ इज नॉट एन इंस्टाग्राम. ठीक है. 15 सेकंड तक आपका ध्यान इधर रहता है, उसके बाद चूंकि अब देखो इससे रंगीन लाइफ हम कैसे बनाए. खुद देखे ना, पहले इंस्टाग्राम का भी लोगो डिफरेंट था, अब उन्होंने भी थोड़ी रंगीनियाँ डाली है ना. देखिए मैं भी इससे रंगीन क्या बना, सारे मैंने माशाल्लाह से कलर इस्तेमाल, बेसिक कलर्स यूज़ किए हैं, रेड ग्रीन ब्लू, बाकी सारे कलर्स आप इससे खुद बनाते रहे जैसे भी है. मैंने देखे प्राइमरी कलर्स यूज़ किए हुए. इधर ना मेरे पास यही ऑप्शन है, मैं और इससे ज़्यादा रंगीनियाँ क्या दिखा सकता हूँ आपको. ठीक है. तवज्जो मेरी तरफ रखा करें. ठीक है ना. सो ये बात समझ आई कि नहीं आई. तो रिकैलकुलेशन होती है और रीट्रांसमिशन की जाती है. एक वल्नरेबिलिटी इसमें हो सकती है, कोई बता सकता है क्या, किस एरर को चेकसम नहीं निकाल सकता. इफ डेटा एंड चेकसम कॉरेस्पॉन्डिंग अंदाज में ऐसे करप्ट हो जाएं कि स्टिल दे बोथ सैटिस्फाई ईच अदर, तो वो चेकसम नहीं निकलेगा, वो एरर नहीं निकलेगा, उसको ठीक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. It is very rare, but corresponding bits get corrupted in such a way that the checksum recalculated is the same as the one that was received. ठीक है. दोनों करप्शन इस तरह से हो कि रिसीव्ड चेकसम और रिकैलकुलेटेड चेकसम सेम आ जाए तब प्रॉब्लम आती है, फिर नहीं निकाला जा सकता. फिर इसके चेकसम आ गया समझ के नहीं. डिवाइडेड बाय 250. रीजन क्या थी 256 की. चेकसम कितने बाइट्स का होता है,
1 बाइट का होता है, बिकॉज देखिए 2 बाइट्स के नहीं, ये 9 बिट्स का 8 बिट्स की कहानी नहीं होती, या तो 1 बाइट होता है या तो 2 बाइट होता है। 2 बाइट क्यों नहीं रखा जाता, कौन बता सकता है? A2 वाला बताया कोई, 2 बाइट क्यों नहीं रखा जाता? कॉम्बिनेशन 2 बाइट में तो बहुत ज्यादा होते हैं। यस, वन ऑफ द रीजन इज स्टोरेज नहीं, क्योंकि ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड है। 2 बाइट्स होंगी तो हर पैकेट में 1 बाइट बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल बैंडविड्थ आपके चैनल की क्या हो जाएगी, ऑक्यूपाई होगी। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं समझ आई? अगर आप 1 बाइट, आपके लिए 1 बाइट बहुत कम होगा, लेकिन ट्रांसमिशन चैनल में सिर्फ आपका डेटा नहीं है, बहुत सारे यूजर्स, हर यूजर का हर पैकेट के अंदर 1 बाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो नेचुरली क्या कॉज करेगा, आपके पैकेट के स्ट्रक्चर्स को खराब करेगा। ये डेटा ज्यादा हो जाएगा, बैंडविड्थ ज्यादा ऑक्यूपाई करने लग जाएगा, ज्यादा वक्त लगाएगा सेंड होने में, ज्यादा वक्त लगाएगा डाउनलोड होने के अंदर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तवज्जो रखें, सबको क्लियर हो रहा है? फिर सेकेंड ऑप्शन पैरिटी चेक का था। पैरिटी चेक क्या होता है? ये एक तो होता है सिंगुलर पैरिटी चेक, एक होता है ग्रुप्ड पैरिटी चेक। सिंगुलर पैरिटी चेक क्या होता है? 1 डायमेंशनल पैरिटी चेक की जाती है। ग्रुप में डबल डायमेंशंस के अंदर पैरिटी चेक की जाती है। अब सिंगल पैरिटी चेक किसको बोलते हैं? इट्स द नंबर ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ वंस ओनली, काउंटिंग द नंबर ऑफ वंस ओनली, क्योंकि 1s and 0s सेंड की जाते हैं। नंबर ऑफ वंस जो से हैं वो या तो इवन नंबर ऑफ वंस हो आपके पूरे बाइट के अंदर, या तो ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। जब पैरिटी हम खुद बना रहे होते हैं या असाइन कर रहे होते हैं, तो 7 बिटें हमारे पास गिवन होती है, 8वीं हम खुद से लगाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड पहले तय कर लिया जाता है वेदर के ये जो चीज होगी ये इवन पैरिटी फॉलो करेगी या ऑड पैरिटी फॉलो करेगी। ऑड पैरिटी मींस द नंबर ऑफ वंस इन द होल बाइट शुड बी इवन पैरिटी में, ऑड पैरिटी में ऑड होने चाहिए। ठीक है, जब डेवलप कर रहे हैं ना, बिट को बना रहे हैं, तो 7 बिट्स होंगी, 8वीं ब्लैंक होगी। अगर इवन पैरिटी फॉलो हो रही है तो हम 7 बिट्स को काउंट करेंगे, अगर इवन पैरिटी है। अगर पहले 3 वंस आ गए हैं, 7 बिटों में से 4 0 हैं और 3 वंस हैं, इवन पैरिटी फॉलो करनी है तो ब्लैंक में हमें 1 डालना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल ब्लॉक में इवन नंबर ऑफ वंस आ जाए। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये पहले से अगर इवन नंबर ऑफ वंस मौजूद हैं तो हमें ब्लैंक में 0 डालना पड़ेगा, बिकॉज अगर 1 डालेंगे तो इवन नंबर ऑफ वंस नहीं रहेंगे, ऑड नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड इज डिसाइडेड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर व्हिच पैरिटी इज गोइंग टू बी यूज्ड, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, so that the same parity is applied by the receiver and checked whether the data is received correctly or with some error. क्लियर हुई मेरी बात? के नहीं समझ आई? क्लियर हुआ सारों को? तो ये एक तरीका कार है। तो अब इसका मतलब सुनना जरा, मतलब सुने। अब इशू क्या होता है? जब रिसीवर के पास पैरिटी पहुंचती है तो पैरिटी उसके पास जैसी खराब आएगी, वो कहेगा आपने तो इवन पैरिटी कहा था, लेकिन एक बिट आपकी खराब हुई भी है और मुझे तो ऑड पैरिटी वाला डेटा मिला है। ठीक है, तो डेटा को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा और बोलेगा इट विल सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। ठीक होगी बात कि नहीं? बात तो मुझे बताओ, इसमें भी एक मसला है। क्या मसला है? एक तो ट्रांसपोजिशन एरर आ गया, अगर बेटे 1 उधर चला जाए 0 इधर आ जाए, ठीक है, तो तब प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तब भी आप एरर नहीं निकाल सकते। ठीक है, दूसरा क्या एरर है? इवन नंबर ऑफ वंस करप्ट, इवन नंबर ऑफ बिट्स अगर करप्ट हो जाए, 2 बिटें करप्ट हो जाए पैरिटी चेंज नहीं होती, 4 बिटें करप्ट हो जाए पैरिटी चेंज नहीं होती, 6 बिटें करप्ट हो जाए पैरिटी चेंज नहीं होती, 8 बिटें करप्ट हो जाए पैरिटी चेंज नहीं होती। बात समझ आ रही है कि नहीं? 8 बिटों को करप्ट होना यानी कि जो 1 थी वो 0 हो जाए, जो 0 थी वो 1 हो जाए। लाजमी नहीं है कि वो नेबरिंग 1s and 0s हो, वो कोई भी 1s and 0s हो सकते हैं। समझ आ रही है? मल्टीपल बिट्स का करप्ट होना यानी कि इवन नंबर ऑफ बिट्स का करप्ट होना, तो पैरिटी रिसीवर जो है ना, पैरिटी चेक के जरिए एरर नहीं निकाल सकते। इसको इनकाउंटर किया जाता है कैसे? ब्लॉक्ड पैरिटी इस्तेमाल की जाती है। ब्लॉक्ड पैरिटी क्या होती है? एक पैरिटी का ग्रुप नहीं होता, एक मतलब पूरा एक ग्रुप सेंड किया जाता है और उसके बाद चेक किया जाता है। 8 कह लें कि बाइट्स सेंड की जाती हैं, फर्स्ट बाइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th, मतलब इस तरह बाइट सेंड की जाती हैं। पहली सेंड की, दूसरी सेंड की, तीसरी सेंड की, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं सेंड कर ली। क्लियर हुई मेरी बात? और एक 9वीं भी सेंड की जाती है, एक 9वीं बाइट भी सेंड की जाती है। अब यहाँ पे सारों ने इवन पैरिटी फॉलो किया था। ये इवन पैरिटी, ये वाली बाइट रिसीव ठीक हुई, इसमें इवन है। ये वाली बाइट ठीक रिसीव हुई, इवन है। ये वाली ठीक है, ये वाली बाइट ठीक नहीं है, ये ठीक 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 है। हॉरिजॉन्टली भी आपने 1 डायमेंशन में पैरिटी लगा ली। आपने पूरा, रिसीवर क्या करता है? रिसीवर की कहानी सुना रहा हूं। सेंडर तो हमेशा अपनी तरफ से ठीक पैरिटी निकाल के भेजेगा ना। सेंडर तो अपनी तरफ से क्या भेजेगा? ठीक पैरिटी निकाल के भेजेगा।
क्लियर हो रही मेरी बात क्या नहीं? अब हॉरिजॉन्टली एक बाइट में क्या आ गया मसला, हॉरिजॉन्टली एक बाइट में क्या आ गया मसला। अब वर्टिकली भी चेक करेगा, ये वाला कॉलम की जो बिट्स हैं, चूंकि एक तो हॉरिजॉन्टली ये वाली बाइट कौन सी थी, पैरिटी बाइट, ठीक है, पैरिटी बिट, सॉरी ये वाली आखिरी बिट कौन सी थी, पैरिटी बिट थी। हमने चेक किया, हमने कहा ये पूरा बाइट ठीक था क्योंकि पैरिटी सही फॉलो हो रही है, इवन पैरिटी है तो जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन है, इसमें नंबर ऑफ वंस इवन है, नंबर ऑफ वंस इवन है, नंबर ऑफ वन ऑड है, काटा मारा, सी ठीक है, सारे नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए थे, इवन ही है। क्लियर होगी मेरी बात, समझ आई? अच्छा ये वाला नहीं, 8 बिट्स की बात हो रही सिर्फ। फिर हमने वर्टिकली चेक किया, हमने कहा भाई ये जो बिट यहाँ पे गिवन है ना, इसकी पैरिटी को फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इवन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ के अंदर क्या आ गया, मसला आ गया। वही काम पहले जो हॉरिजॉन्टली चेक किया था, अब आप सेकंड डायमेंशन में 1D 2D यानी वर्टिकली भी आप उसकी पैरिटी कैलकुलेट करते हैं। जहां पे ये रॉन्ग वाले कोइंसाइड करते हैं, यहां पे जो भी बिट लिखी होगी इट नीड्स टू बी चेंज्ड, इट नीड्स टू बी चेंज्ड। दिस इज द बिट विच इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स, दिस इज द बिट विच इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स, ये बिट प्रॉब्लम कॉज कर रही है, अदरवाइज सारा डेटा क्या होगा, ठीक होगा। इसको 1 थी 0 बना लो, 0 थी 1 बना ले, पूरा का पूरा ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर हुई? इसमें भी एक मसला है, इसमें भी एक मसला है, क्या, अगर एक ही जगह में यहां पे दो क्या आ जाए, करप्शंस आ जाए, ये भी करप्ट हो और ये भी करप्ट हो जो, अब ये नहीं पता कि इन दोनों को के दो बिट्स की करप्शन में 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, या तो 0-0 का होना, या 0-1 का होना, या 1-0 का होना, या 1-1 का होना। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस अचीव होते हैं बंदे के पास कि यार ये असल क्या था डेटा, क्या ख्याल है असल चीज क्या थी। क्योंकि अगर आपके पास 0-1 लिखा हुआ है तो आप उसको इसको 1 कर दें, करप्ट तो ये भी आ रही है, तो इसको 0 करना था, क्या करना था, छोड़ देना था। तो इसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर एक बाइट एक ब्लॉक के अंदर एक ही जगह में मल्टीपल एरर्स आना शुरू कर दें, क्या कर दें, मल्टीपल एरर्स, एक ही बाइट में मल्टीपल एरर्स आ जाए, तो उसको नहीं निकाला जा सकता। मल्टीपल बिट्स गॉट करप्टेड कैन नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल बाइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं और आ जाए ना एरर, इधर आ जाए ना एरर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये भी करेक्ट किया जा सकता है, बट ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही बाइट के अंदर मल्टीपल एरर्स आ जाते हैं। तो ये नहीं पता होता कि डिटेक्ट कर लेते हैं हम, करेक्ट नहीं कर सकते। एरर डिटेक्शन एक और चीज है, एरर करेक्शन क्या है एक और चीज है। जब एरर करेक्ट ना हो सके ना, देन रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? जी, ब्लॉक पैरिटी सिंपल बाइट के ऊपर अप्लाई होती है, एक पूरे ब्लॉक पे अप्लाई होती है। जी बच्चे, अच्छा असल में ना पैरिटी में अगर बाइट वाली पैरिटी इस्तेमाल होती है ना, 101110 कितनी है, 8 बिट्स है ये, मिसाल के तौर पे इवन पैरिटी फॉलो हुई भी है, ठीक है। ये वाली बिट किसकी थी, पैरिटी बिट थी, ठीक हो गया। हमने इसको ट्रांसमिट की, कराची भेजा, ठीक है, कराची गई, कराची जाके क्या हो गई, समझ आ रही है, वो बोलेगा करेक्ट है ये, हालांकि करप्शन हुई है। कहां करप्शन हुई है, रास्ते में, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन करप्शन हुई है। नंबर ऑफ बिट्स जो करप्ट हुई है वो 2 करप्ट हो गई हैं। लेट्स से 4 बिट्स को करप्ट करता हूं, ये भी क्या हो गई, करप्ट हो गई, नहीं तब भी इवन नंबर ऑफ बिट्स ही करप्ट होंगी, क्योंकि असल में इवन बिट्स चेंज होने से पैरिटी में तब्दीली नहीं आती, तो वो स्टिल ऑड नंबर ऑफ वंस ही रहेंगे ना। इसलिए या तो 2 का करप्ट होना, या 4 का होना, या 6 का करप्ट होना, या 8 का करप्ट होना। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो ये 2, 4, 6, 8 अंग्रेजी में इनको हम इवन कहते हैं, तो इवन नंबर ऑफ बिट्स गेट करप्टेड। तो इसमें एक बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि क्या सिर्फ इवन पैरिटी में इवन नंबर ऑफ बिट्स करप्ट होंगे, तो नहीं, है हर जगह ऐसे ही होता है। मिसाल के तौर पे हम अगर इसको मैं ठीक ही रखता हूं, लेट्स से हम ऑड पैरिटी फॉलो करते हैं, तो नंबर ऑफ वंस कितने, 1 2 3 4 5 हो गए,
करेक्ट, सेंड कर दिया ऑड पैरिटी इस्तेमाल करते हुए। रिसीव करेंगे, अभी भी देखो 2 बिट्स करप्ट करें, अगर इन दोनों को क्या रखें, सेम रखें, इन दोनों को सेम रखें, पैरिटी नहीं निकाल सकेगा रिसीवर, बोलेगा सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है। इनको मैं 2 को करप्ट किया था ना, अब ये आपने 2 को और को करप्ट कर दो, टोटल कितनी करप्शन हो गई, 4, स्टिल पैरिटी सेम है। 2 और करप्शन करें, समझ आई मेरी बात कि नहीं है, स्टिल क्या है, करप्ट है, बट वो एक्सेप्ट करेगा इसको। अब एक और करप्शन करें, इसको 0 करें, इसको भी 0 कर दें, स्टिल क्या करेगा, एक्सेप्ट कर देगा इसको। क्लियर हो रही बात कि नहीं? सो यू कैन से दैट कि इवन नंबर ऑफ बिट्स गेट करप्टेड इवन इन एनी केस करप्शन हो जाएगी। क्लियर हुआ? यहां तक हमारा ये वाला सेक्शन मुकम्मल हो गया। अब अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 7, एथिक्स एंड ओनरशिप। एथिक्स एंड ओनरशिप, ठीक है जी।